हेलो एवरीवन, दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त अंकित एंड आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो की शुरुआत करने वाला मैं आप सभी को बहुत सारी बधाइयों के साथ, बिकॉज इसरो ने सक्सेसफुली चंद्रयान 3 को मून पे लैंड करा दिया है, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही ज्यादा गर्व की बात है। आप सभी को तो पता है, दिन भर न्यूज चैनल तो लगे ही हुए थे हमें चंद्रयान 3 का अपडेट देने के लिए, और कुछ न्यूज चैनलों ने तो लिटरली सेट बनाया हुआ था मून लैंडिंग का, और जो आपको पता है टिपिकल होता है न्यूज स्टेशंस के ऊपर, वो पूरा माहौल ही बना के रखा हुआ था। और इवन मैंने जब लैंड होने वाला था ना रोवर, तो 10 मिनट पहले से वीडियो देखना चालू किया था और बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट थी, सीरियसली फील हो रहा था, बिकॉज पूरे घर वाले मिलके देख रहे थे और हर एक सेकंड की वैल्यू पता चल रही थी। जैसे जैसे टाइम कम होते जा रहा था ना, और वो जो उसकी जो वर्टिकल वेलोसिटीज रहती है ना, मैं उस पर नजर रखा था कि भाई स्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि धीमे धीमे स्लो होते हुए सक्सेसफुली लैंड किया। और इसरो का इसके ऊपर बहुत एक दिल को छूने वाला ट्वीट आया, जो कि था, इंडिया आई रीच माई डेस्टिनेशन इन यू टू, सेज इसरो एज अ चंद्रयान 3 लैंड्स ऑन मून। सो ये न्यूज तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा गर्व की बात है ही। जैसे आप सभी जानते हैं, जो चंद्रयान 2 था, जो कि 4 साल पहले सक्सेसफुली लैंड नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से हमें ये जो स्पेस मिशन होते हैं उसमें सेटबैक मिला था, बट फाइनली हमने वो अचीव कर लिया है और हम चौथी कंट्री बन गए हैं जो मून के ऊपर लैंड कर पाए हैं, साउथ पोल पे स्पेशली। अगर हम चौथी कंट्री है तो बाकी 3 कौन सी कंट्री है? तो पहली कंट्री है यूएस ऑब्वियसली, दूसरी है सोवियत यूनियन रशिया, और 3rd नंबर पे है चाइना। उसके बाद 4th नंबर पे हमारा बारी आ चुका है मून के ऊपर। तो इसके बाद आते हैं हम कि अभी तो भाई चंद्रयान 3 रीच कर चुका है लैंड, इसके बाद क्या करने वाला है इसरो? और कोई इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है क्या उनके बास्केट में? तो जी हाँ, उनके बास्केट में बहुत सारे अभी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट हैं। जैसे कि स्टार्ट होता है सबसे इंपॉर्टेंट, अभी मून के बाद इसरो किसको एक्सप्लोर करने वाला है पता है? सन को। और ये बहुत जल्दी स्टार्ट हो सकता है, और इस मिशन को स्टार्ट किया जाएगा विद आदित्य L1, और ये इंडिया का फर्स्ट स्पेस मिशन होगा जो कि सन को एक्सप्लोर करेगा। और अगर बात की जाए तो इसको कहा जाता है कि ये सितंबर तक शुरुआत होने वाली है इस मिशन की। इसके बाद जो सेकंड मिशन आने वाला है ना, वो आने वाला है नासा एंड इसरो की पार्टनरशिप के साथ, जो कि उन्होंने एक तरीके का कोलैबोरेशन किया हुआ है। यहाँ पर दोनों एजेंसी साथ में आई है, नासा एंड इसरो, और वो क्या बना रहे साथ में? अर्थ ऑब्जर्वेशन का सैटेलाइट बना रहे, और इसका काम चालू है बेंगलुरु के अंदर। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है, जो कि इंडिया का फर्स्ट मैन्ड स्पेस मिशन, जिसको एक्चुअली इसरो ने प्लान किया था 2020 में, बट पेंडेमिक की वजह से ये डिले हो गया था। इसको कहा जा रहा है गगनयान, और इसके पीछे भी काम बहुत ही जोरों शोरों से चालू है। और कहा जाता है कि ये जो पूरा मिशन रहेगा, इसमें 3 जो एस्ट्रोनॉट्स रहेंगे उनको स्पेस में भेजा जाएगा, और वहां पे वो लोग 3 दिन तक ऑलमोस्ट ऑर्बिट में घूमने वाले हैं, ऑब्जर्वेशन जो करेंगे, और उसके बाद उनको रिटर्न अर्थ पे बुला लिया जाएगा। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग मिशन है इसरो के लिए। इसके बाद अगली अपडेट है ब्रिक्स के बारे में, जहां पे चाइना पुश कर रहा है पाकिस्तान को कि वो ब्रिक्स का मेंबर बन जाए। यहाँ पे चाइना पुश कर रहा है कि ब्रिक्स को पाकिस्तान ज्वाइन करे, बट उसका अपोज किया जा रहा है इंडिया के द्वारा। ऑब्वियसली इंडिया बिल्कुल नहीं चाहता कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये क्लोज कम्युनिटी के अंदर पाकिस्तान भी इसका हिस्सा बन सके। चाइना ये चाहता है कि जो ये पूरा प्रोग्राम है, इसके अंदर पाकिस्तान जैसे जो डेवलपिंग नेशन है ना, वो भी आ जाए। और आपको ये भी पता, अगर एक बार ब्रिक्स का मेंबर बन गया तो फिर बाद में हर कोई भी जो इंडिया बेनिफिट वाले जो डिसीजन होते हैं ना, उसमें पाकिस्तान अपना टांग अड़ाना चालू कर देगा। सो इसलिए इंडिया भी अपोज कर रहा है ये डिसीजन का कि भाई हमें तो ब्रिक्स के अंदर पाकिस्तान बिल्कुल चाहिए ही नहीं। इसके बाद अगली न्यूज है दिल्ली वालों के लिए, उन्हें सितंबर 8 से 10 तक हॉलीडे मिलने वाला है, जहां पे स्कूल, बैंक्स, कंपनीज सभी को शट डाउन कर दिया जाएगा। उसका रीजन है G20 समिट जो दिल्ली में होने वाला है। यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेलीगेट आने वाले हैं इंडिया, फॉर एग्जांपल जो बाइडन आने वाले हैं इंडिया में, बने शी जिनपिंग आने वाले हैं, जस्टिन ट्रूडो आने वाले, और भी बहुत सारे कंट्रीज के मेन डिप्लोमेट्स वहां पे रहने वाले हैं। तो उनका जो पूरा ट्रांसपोर्टेशन रहे वो स्मूथली हो पाए, उन्हें कहीं पे रास्ते पे ट्रैफिक नहीं मिले, कोई सिक्योरिटी थ्रेट ना हो, बिकॉज ऐसे जो इनिशिएटिव्स रहते हैं उनको ऑर्गेनाइज करना ना बहुत एक तरीके से जिम्मेदारी का काम रहता है। सो शायद से यही रीजन रहेगा कि वहां पे अभी 8 to 10 के लिए, सितंबर के लिए दिल्ली वासियों के लिए एज अ गवर्नमेंट हॉलीडे दे दिया, भाई घर पे रहो, G20 देखो, बट
रास्ते पे गाड़ी मत चलाओ, भीड़ भड़क्का मत करो। इसके बाद न्यूज है जियो फाइनेंशियल सर्विस की तरफ से, जो कि जियो थर्ड डे कंसेक्यूटिव डे, आपको तो पता है जैसे ही रिलायंस से डीमर्जर किया गया जियो फाइनेंशियल सर्विस का, वो 3 दिनों से लगातार है ना लोअर सर्किट पे जा रहे हैं। और आपको पता है 23,700 करोड़ इतने रुपए की वैल्यूएशन उसकी कम हो चुकी है, ये खाली 3 ट्रेडिंग डे के सेशंस में। जिसकी वजह से क्या हुआ है पता है, अभी जो हमारे जो इंडेक्सेस है ना, उसने जो जियो फाइनेंशियल सर्विस है ना, उसको है ना T2T यानी ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में डाल दिया है। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? एक्चुअली जो रिलायंस के जो स्टॉक है ना, उसमें बहुत सारे एक्टिव और पैसिव फंड ने इन्वेस्ट किया हुआ है, और जैसे ही डीमर्जर हुआ तो उनके भी जो होल्डिंग्स में रहते हैं जियो फाइनेंशियल के स्टॉक्स आ गए, जबकि उनको मैंडेट दिया जाता है कि ये पर्टिकुलर सेगमेंट के स्टॉक्स को ही होल्ड करके रख सकते हैं। बिकॉज ऑफ दैट वो जो उनको लॉ फॉलो करना पड़ता है, जो उनके कैटेगरीज के रहते हैं, तो उन्हें बाय डिफॉल्ट वो जियो फाइनेंशियल सर्विस के जो स्टॉक्स है उनसे एग्जिट लेना पड़ेगा। जिसकी वजह से आप जब भी देखोगे तो बहुत सारे लाखों की क्वांटिटी में जियो फाइनेंस के स्टॉक है ना, वो हमेशा सेल ऑर्डर पे दिख रहे हैं हमें 3 दिनों से। तो ये T2T सेगमेंट में चले गए अगले 10 दिनों के लिए। तो आखिर T2T सेगमेंट होता क्या है? तो अगर इसे सिंपल भाषा में समझा जाए ना, तो अभी जो जियो फाइनेंस के जो स्टॉक रहेंगे ना, उसको कोई फ्यूचर और ऑप्शन में बाय नहीं कर पाएगा। ट्रेडर्स को पता रहता है कि भाई इसका प्राइस और गिरने वाला है, तो सुबह ही वो लोग लाखों के अमाउंट में शॉर्ट्स कर देते हैं, जिसकी वजह से वो स्टॉक का प्राइस एक जगह पे स्टेबल ही नहीं हो पा रहा है। अब T2T में क्या होगा, ये जियो फाइनेंस के जो स्टॉक्स रहेंगे ना, उसको कोई ऑप्शन में बाय या तो सेल नहीं कर पाएगा। मतलब अगर आपको चाहिए तो आपको पूरा पैसा देके खरीदना रहेगा, और बिना खरीदे स्टॉक को आप उसको सेल नहीं कर सकते। और बहुत सारे अलग टर्म्स भी चलते हैं मार्केट में, बाय टुडे सेल टुमारो, सेल टुडे बाय टुमारो, ऐसे जो टर्म्स रहते हैं वो भी अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर आपके पास उसके स्टॉक्स है तभी आप बेच पाओगे, और अगर आप बेचना चाहोगे तो आपके पास उसके स्टॉक होने चाहिए, मतलब नो शॉर्ट सेलिंग। तो जिसकी वजह से क्या होगा, थोड़ी ये जो स्टॉक में जो ऐसी गिरावट आती जाती है ना, वो थोड़ी स्टेबलाइज होगी। उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे जो BSE स्टॉक एक्सचेंजेस है, इन्होंने ये डिसीजन लिया है। और अभी जो नेक्स्ट जो ट्रेडिंग सेशन होगा नेक्स्ट 10 दिन के लिए, ये सेम T2T सेगमेंट में ही रहने वाला है। उसके बाद अगर ये सेम सिचुएशन चलती रही, लोअर सर्किट में रहेगा, तो शायद से ये टर्म को और एक्सटेंड भी किया जा सकता है। इससे क्या लोगों की वेल्थ को ज्यादा नुकसान ना हो, जो ऑलरेडी हो रहा है। 23,700 करोड़ इतना नुकसान हो चुका है लोगों को, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। इसके बाद बात करते हैं ग्लोबल एनकैप टेस्टिंग की, और ऐसा कहा जा रहा है कि ये दिसंबर के बाद ग्लोबल एनकैप इंडिया की जो कार्स होती है ना, उसकी टेस्टिंग बंद कर देगा। आपको पता है ना ग्लोबल एनकैप टेस्टिंग क्या होती है, जिसमें बताते हैं, अक्सर मारुति को लोग सुनाते रहते हैं 0 स्टार रेटिंग, वही टाटा के कारों को प्रेज किया जाता है कि भाई 5 स्टार रेटिंग मिली, सेफ्टी में बेस्ट है। बट अभी जो ग्लोबल एनकैप है ना, वो बंद करने वाला है। आखिर ऐसा डिसीजन ले क्यों रहा है ग्लोबल एनकैप? एक्चुअली भारत ने अपना खुद का एक ओन वर्जन निकाला है सेफ्टी का, जिसको कहा जा रहा है भारत एनकैप, जो कि एक तरह से आपको सिंपल भाषा में बताओ तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस रहते हैं तो उसमें स्टार रेटिंग रहती है, जितने ज्यादा स्टार रहेंगे उतना वो इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंट रहेगा, वैसे कुछ सेम रेटिंग हमें कार्स में भी देखने मिल सकती है। सो एज ऑफ नाउ ग्लोबल एनकैप के पास कुछ 10 इंडियन मैन्युफैक्चरर्स की कार पड़ी हुई है, वो इस ईयर दिसंबर तक उनकी सब रेटिंग निकाल के खत्म कर देगा। उसके बाद जो फ्यूचर ऑनवर्ड्स रहेगा ना, वो भारत एनकैप के ही रेटिंग हर कार के अंदर हमें मिलेगी। और इसमें है ना, जो इंडियन मैन्युफैक्चरर है ना, उसका बहुत फायदा होगा, बिकॉज नॉर्मली जब उन्हें ग्लोबल एनकैप के लिए अपनी कार सेफ मतलब रेटिंग कराने के लिए कार भेजनी रहती थी पूरा टेस्ट कराने के लिए, तब उन्हें ऑलमोस्ट कितना पता है 2.5 करोड़ रुपए खर्चा करना पड़ता था। बट वही जब इंडिया में ये पूरी टेस्टिंग की जाएगी ना, तो वही काम सेम 60 लाख में हो जाएगा। तो कितना ज़्यादा पैसे की बचत होगी, और शायद से हमें फिर ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल्स की एनकैप रेटिंग देखने को मिलेगी। और इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया लोकल मैन्युफैक्चरर्स ने, जो इंडियन कार मैन्युफैक्चरर्स रहते हैं, और उन्होंने ऑलरेडी ऑर्डर दे चुके, ऑलमोस्ट 30 कार्स लाइंड अप है भारत एनकैप टेस्टिंग की स्टडी के लिए। सो एक बहुत ग्रेट डिसीजन है। बट एक चीज़ होनी चाहिए कि जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है ना, वैसे ही ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए, इसमें कोई घपली नहीं चाहिए, बिकॉज इसमें लोगों की लाइफ इन्वॉल्व रहती है। और इंडिया को अपना एक लेवल मेंटेन करके रखना पड़ेगा एक सेफ्टी स्टैंडर्ड का, तभी इसमें जाके फ्यूचर में भी हमें फिर उतना कॉन्फिडेंस आ पाएगा ये रेटिंग के ऊपर। बिकॉज आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक्स में आधे से ज़्यादा दुकान वाले कहते हैं स्टिकर लगा देते, बट इसका कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो वैसा कार्स में नहीं होना चाहिए, वरना ये बहुत चिंता का विषय होगा। इसके बाद एक अपडेट है हमारे पास जियो एयर फाइबर की। अभी रिसेंटली एयरटेल ने अपना एयरटेल एक्सट्रीम एयर फाइबर को लॉन्च किया,
जो कि कमाल का डिवाइस है, आपको ऑलमोस्ट 100 Mbps की स्पीड दे रहा है वो वायरलेसली। मैं तो खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वो डिवाइस को ट्राई करने के लिए, बट उसका एक ही इशू है कि वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा है। 800 रुपीज़ का ऑलमोस्ट 1 मंथ का प्लान है, आपको मिनिमम 6 मंथ का लेना है। आपको पता नहीं कि आपके इधर स्पीड कैसे आने वाला है, प्लस इसके साथ 2500 का डिपॉजिट भी भरना पड़ेगा सिक्योरिटी, प्लस उसके बाद GST भी लगने वाला है। जबकि जो नॉर्मल फाइबर रहता है वो बहुत ही मिनिमल कॉस्ट में आपके घर पे कनेक्शन मिल जाता है। बट अभी ऐसा कहा जा रहा है कि जो जियो का एयर फाइबर आएगा ना, वो एयरटेल के कंपैरिजन में 20% चीपर होगा। और ऐसा लीक भी आया है कि ये शायद से 6000 के अराउंड इसकी कॉस्टिंग जाने वाली है, जो लॉन्च प्राइस रहेगा, जो कि रिलायंस अपनी AGM मीटिंग जो कि अगस्त 28 को तब अनवील करेगा जियो एयर फाइबर के प्लान, प्राइसिंग। बाकी एज ऑफ नाउ एयरटेल एयर फाइबर जो है वो खाली दिल्ली और मुंबई में है फॉर टेस्टिंग पर्पस। ये दोनों प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इंडिया के लिए, बिकॉज अभी भी बहुत सारी जगह है ना जहाँ पे ये फाइबर सर्विस आई नहीं है। हमें लोकल इंटरनेट प्रोवाइडर्स के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, जिनका कंडीशन आपको तो पता है, कभी भी अप कभी भी डाउन। इवन आई फेस द सेम प्रॉब्लम। सो प्लीज आई होप जियो एक कॉम्पिटिटिव प्राइस में ये प्रोडक्ट को लॉन्च करे, जिससे हम सभी का फायदा हो। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट अपडेट, जो कि है TVS की तरफ से। TVS अपनी एक नई इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर रहा है आज के दिन। कहाँ पे पता है? दुबई में। आखिर TVS ने ऐसा ग्लोबल वेन्यू क्यों सिलेक्ट किया अपने स्कूटर को लॉन्च करने के लिए, इतना पैसे खर्च किए? एट द एंड उनको लॉजिस्टिक भी पूरा अरेंज करना पड़ता है, जो मीडिया पर्सन जाते हैं उनकी भी फ्लाइट, होटल स्टे सब देना पड़ता है TVS को। तो आखिर उन्होंने दुबई को क्यों चूज किया? शायद से ये प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट को भी टारगेट किया जाएगा। और आपको पता ही है TVS, हीरो और बाद में जो हमारा दूसरे मैन्युफैक्चरर है बजाज है, ये सब के प्रोडक्ट बाहर की कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो शायद से ये वन ऑफ द अर्लीस्ट OEM होगा जो अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को बाहर की कंट्री में एक्सपोर्ट करेगा। और ये जो स्कूटर जैसा इन्होंने कुछ साल पहले ऑटो एक्सपो में दिखाया था ना, अगर सेम नाम से आ रहा है, क्या चेंज हो रहा है वो थोड़े दिन में हमको पता चल जाएगा। थोड़े दिन क्या, कल ही परसों में पूरी इमेजेस डिटेल आ जाएगी। बट प्रोडक्ट बहुत अमेजिंग दिखता है, मतलब जो फ्यूचरिस्टिक बनाया है ना, अगर ऐसा का ऐसा लॉन्च हो गया तो पूरा इंटरनेशनल लेवल वाला प्रोडक्ट है। और TVS इसके दम पर अच्छे खासे मैन्युफैक्चरर को रन फॉर मनी कर सकता है। उनका TVS का iQube ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत सिंपल रखा है उन्होंने, बट बहुत ज़्यादा कमाल के सेल्स फिगर है कंपेयर करें दूसरे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के, और उसमें ज़्यादा इश्यूज भी नहीं है। सो इसके तरफ भी नज़र रखिएगा। इसके बाद लास्ट अपडेट है KTM की तरफ से। KTM ने अपने नेक्स्ट जनरेशन 390 ड्यूक को अनवील कर दिया है, इसके साथ साथ 250 ड्यूक को भी अनवील किया है। और ये जो 390 ड्यूक है 2024 एडिशन, और भी ज़्यादा मतलब टॉर्क है, पावर है, लुक उसका मुझे तो पर्सनली बहुत प्यारा लगा, बहुत अट्रैक्टिव लगा मुझे। और जो पूरा लुक एंड फील दिया है, बहुत सारे डिफरेंट कलर्स में आने वाला है, और बहुत ही जल्दी आपको दूसरे मतलब जो ऑटो चैनल्स होते हैं उसमें देखने मिल जाएगा। बट KTM का क्या प्रॉब्लम हो गया पता है? ये जो छपरी टैग लग गया है ना, कि एक बात मानिए, KTM जैसा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट अभी तक इंडिया में कोई नहीं दे रहा है। बट जब से ये छपरी टैग लगाना तब से उनकी बैंड बजी हुई है। मेरी सेकंड बाइक KTM की थी, मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी कस्टमर था, बट उसमें प्रॉब्लम्स भी बहुत थे, बिकॉज मेरी जो बाइक थी ना वो फर्स्ट लॉट की थी। तो एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कभी भी नई बाइक आए ना तो फर्स्ट लॉट का स्टॉक मत लेना, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं जो कि लेटेस्ट स्टॉक्स में वो लोग रिजॉल्व करती है कंपनी। सो मैंने तो पर्सनली फेस किया है 2 बाइक्स में, FZ में भी और KTM में भी। तब से मैं कभी भी फर्स्ट जनरेशन की बाइक नहीं खरीदता, हमेशा सेकंड या थर्ड खरीदो, वो ज़्यादा सेफ बेट होता है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा रहेगा, और अगर इससे आपने कुछ भी नया सीखा ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कौन से सेगमेंट की न्यूज़ जानने में इंटरेस्टेड हो गए, बिजनेस की हो गई, स्टार्टअप्स की हो गई, क्रिप्टो करेंसीज की हो गई, स्टॉक्स की हो गई, टेक की हो गई, बिकॉज यहाँ पे मैं वही चीज़ों को कवर करूँगा जिसमें आपका भी इंटरेस्ट हो, मेरा भी इंटरेस्ट हो। और बाकी मैं कोशिश करूँगा कि मोर फ्रिक्वेंटली अपने चैनल पे नए नए वीडियो पोस्ट करते रहूँ। सो इसलिए मुझे एनकरेज करने के लिए प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज अंकित साइनिंग ऑफ।